नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर और खासकर मध्यकालीन भारत के इतिहास पे चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में चूंकि 5 वंश था, इसमें गुलाम वंश पहला वंश है और उस गुलाम वंश के अंदर में 3 वंश था, जिसमें था कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं शमसी वंश और शमसी वंश के संस्थापक शासक इल्तुतमिश के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात किया था, उसके ऊपर चर्चा किए थे। तो आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के बाद के शासकों के बारे में। खासकर आज बात करेंगे हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के ऊपर, रजिया के ऊपर, और फिर अंत में देखेंगे बहराम शाह के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फिरोज शाह के बारे में। फिरोज शाह, इसका शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहा। 1236 ईस्वी में ही ये शासक बना था, बहुत कम समय के लिए। ये कंडीशन क्या है कि इल्तुतमिश का मृत्यु जो है, इल्तुतमिश का मृत्यु जो है होता है 1236 में, और इल्तुतमिश के मृत्यु से लेकर 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन का होता है राज्याभिषेक। यानी कि इल्तुतमिश के मृत्यु से लेकर गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण तक अगर दिल्ली सल्तनत की इतिहास की बात करें तो वह जो इतिहास है अस्थिरता से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस समय इल्तुतमिश के वंशजों, इतना समय में इल्तुतमिश के वंशजों और इल्तुतमिश द्वारा जो एक दल बनाया गया था 40 तुर्क सरदारों का, चालीसा, तो उसके सरदारों के बीच जो है राजनैतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। यानी कि इल्तुतमिश के वंशज और इसके द्वारा ही बनाया गया चालीसा दल के सरदारों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष स्थापित हो गया था। देखिए, इल्तुतमिश क्या किया था अपने शासनकाल में ही कि अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु नासिरुद्दीन महमूद का असामयिक मृत्यु जो है 1229 ईस्वी में हो गया। तो नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के पास सबसे बड़ा समस्या आ गया कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे चुने, क्योंकि इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र जो है नासिरुद्दीन महमूद, वह एक योग्य व्यक्ति था, परंतु उसके बाद जो भी उसके पुत्र थे तो बाकी के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे और विलासी प्रवृत्ति के थे। तो इल्तुतमिश क्या किया कि जब ग्वालियर अभियान पे जा रहा था तो उसके दौरान अपना जो दिल्ली का शासन है अपनी पुत्री रजिया के हाथों में सौंप कर गया था। अपनी पुत्री रजिया के हाथों में सौंप कर गया था। और जब ग्वालियर विजय के उपरांत इल्तुतमिश जब वापस लौटा तो देखा कि रजिया जो है सफलतापूर्वक जो है शासन का कार्य संभाल रही थी। तो लौटने के बाद करता क्या है कि इल्तुतमिश अपने मशरिफे ममलकत जिसका नाम है ताजुल मुल्क मोहम्मद दावीर, इसको आदेश दिया इल्तुतमिश, किसको? अपने मशरिफे ममलकत ताजुल मुल्क मोहम्मद दावीर को आदेश दिया कि वह जाए और रजिया के उत्तराधिकारी बनने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करे। यानी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए मनोनयन पत्र जो होता है उसे तैयार करने के लिए इल्तुतमिश अपने मशरिफे ममलकत ताजुल मुल्क मोहम्मद दावीर को आदेश दिया। और साथ में ग्वालियर अभियान के बाद जब वापस आया था इल्तुतमिश तो एक मुद्रा चलाया जिसमें अपना नाम और साथ में रजिया का नाम भी अंकित उसमें करवाया था। देखिए इल्तुतमिश के बाद
चूंकि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर चुका है, तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जो तुर्क अमीर लोग हैं, तो ये तुर्क अमीर एक स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। इस कारण अनेक तुर्क अमीरों ने और साथ में फिरोज शाह की माता जो है शाह तुर्कान और अन्य बहुत सारे इक्तादार मिलके क्या किए कि षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र रचकर जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिए। यानी कि रजिया को न बैठाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया, यानी कि सुल्तान घोषित कर दिया। देखिए ये फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये सुल्तान बनने से पहले जो है ये बदायूं और लाहौर का प्रबंध भी संभाल चुका था, यानी कि वहां का सूबेदार रह चुका था। कहां का? बदायूं का और लाहौर का सूबेदारी जो है, लाहौर का सूबेदारी देख चुका था। देखिए मिनहाज उस सिराज जो लेखक हैं, तो वो बताते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता वाला प्राणी था, परंतु केवल ये सद्गुण एक सफल शासक बनने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपनी इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण वह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इंद्रिय लोलुप का मतलब जो है वो मस्खरे और जोकर उसके साथी बन चुके थे, इसलिए उसे विलास प्रेमी जीव भी कहा गया है। किसे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेमी जीव भी कहा गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। देखिए फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, शासक तो बन गया, क्योंकि तुर्क अमीर लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक सुल्तान घोषित कर दिए, परंतु राज्य पर जो वास्तविक नियंत्रण था वो था उसकी माता शाह तुर्कान का। यानी कि राज्य पर नियंत्रण किसका आ गया? एक स्त्री का ही आया, शाह तुर्कान का आ गया। वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में चली गई और शाह तुर्कान एक क्रूर महिला थी। देखिए ऐसे शाह तुर्कान मूल रूप से एक तुर्की दासी थी शाह तुर्कान, एक तुर्की दासी है शाह तुर्कान, और तुर्की दासी के साथ में जो है यह एक कुचक्री महिला भी थी। कुचक्री महिला का मतलब यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने वाली महिला थी। ये क्या करती है कि एक आज्ञा देती है, आदेश देती है, और उस आदेश के तहत क्या होता है कि इल्तुतमिश के छोटे पुत्र जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, ऐबत नहीं कीजिएगा, कुतुबुद्दीन को क्या करवाती है कि अंधा करवा के मार देती है। कौन? शाह तुर्कान एक कुचक्र के तहत इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा बनवा के उसे हत्या करवा देती है। देखिए ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है एक विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर किया गया हुआ था। जब वह सेना के साथ कोहराम की ओर जा रहा था, कोहराम जगह है कोहराम, तो कोहराम की ओर जा रहा था, तभी मार्ग में उसके अधिकांश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह कर दिया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। जब वो दिल्ली से बाहर जा रहा था विद्रोह कर दिया। प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी, देखिएगा इनका बार बार नाम आएगा, निजाम उल मुल्क जुनैदी प्रधानमंत्री है, निजाम उल मुल्क जुनैदी। एक क्या हुआ कि सेना के से पृथक हो गए और भाग कर कहां चले गए? कोथल चले गए। कोथल भाग कर चले गए और फिरोज शाह दिल्ली उसको लौटना पड़ा, क्योंकि अधिकांश सेना जो है विरोध कर चुका है, तो फिरोज शाह वापस दिल्ली की ओर लौट पड़ा। देखिएगा दिल्ली का सुल्तान की अनुपस्थिति तथा साम्राज्य में विद्रोहियों और अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर रजिया क्या करती है कि लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक, क्योंकि इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था।
और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर गया हुआ है, उसकी सेना में विद्रोह हो चुका है और उसका प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी भाग गया है, तो क्या करती है कि उसका फायदा उठा के रजिया लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामूहिक नमाज, दिल्ली की जनता सामूहिक नमाज शुक्रवार को पढ़ते हैं लोग, तो सामूहिक नमाज के समय क्या की कि जाके एक अपील करती है और बोलती है कि शाह तुर्कान के अत्याचारों एवं राज्य में फैली अव्यवस्था के बारे में लोग को समझाती है और कहती है कि हम जो है जब दिल्ली सल्तनत का शासक बनेंगे तो हम इस तरह जो है सारी अव्यवस्था को दूर करेंगे और शांति एवं व्यवस्था स्थापित करेंगे। पूरा लंबा चौड़ा भाषण देती है हाँ बजा के रजिया। अब क्या है, रजिया से तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो गया। अब क्या करता है कि वहीं पर कुछ जनता जो है क्या करता है कि राजमहल की ओर चढ़ाई करता है और शाह तुर्कान को बंदी बना लेता है। देखिए यहां पर जो तुर्क अमीर लोग हैं या आम जनमानस है, इसको टेंशन किस बात की है? टेंशन फिरोज शाह से नहीं है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह से नहीं था, दिक्कत किससे था? शाह तुर्कान से। शाह तुर्कान से दिक्कत था। तो वहां पे जो है राजमहल पे आक्रमण करके शाह तुर्कान को बंदी बना लिए। अब क्या है कि उस समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी दिल्ली वापस आ रहा था क्योंकि उसके सेना में विद्रोह हो गया था और प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी भाग चुका था। तो जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली लौट रहा था तो उसे भी बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर संभवतः 19 नवंबर 1236 को उसका जो है वध कर दिया गया। यानी कि बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह मात्र 6 माह 18 दिन तक शासन किया था। 6 माह 18 दिन तक शासन कौन किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इस प्रकार फिरोज शाह का जो है दमन हुआ। उसके बाद बात करें तो फिरोज शाह के बाद फिर रजिया जो है गद्दी पे बैठेगी, तो है रजिया। आगे देखिए तीसरा शासक शमसी वंश का तो है रजिया। देखिए रजिया जो शासक बनी है, कब बनी है? 1236 में रही है 1240 ईस्वी तक। 36 से 40 तक रजिया का शासन रहा। और रजिया चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के रहते हुए दिल्ली की गद्दी संभाली थी और उसके बाद जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब लौटा दिल्ली उसे बंदी बनाकर उसका वध किया गया था। क्योंकि रजिया जो है अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का उपाधि लेती है। यानी कि यह उपाधि जो है रजिया अपने सिक्कों पर धारण किया, सिक्का पर लिखवाई है उम्मदत उल निस्वा का। देखिए रजिया की बात करें तो रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम या कहे एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया। ठीक है। ऐसे ही बात करें अगर दिल्ली गद्दी की बात करें तो दिल्ली गद्दी में बैठने वाली इसके बाद की महिला की अगर बात करें तो हो गई इंदिरा गांधी महिला में। तो रजिया अंतिम और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली। देखिए रजिया में अगर बात करें तो समस्त प्रशंसनीय गुण जिसका बड़ाई करने वाली बात है तो गुण और योग्यता थी जो एक शासक के लिए आवश्यक है। यानी कि रजिया सर्वगुण संपन्न है, एक शासक के लिए सर्वगुण संपन्न थी। मिनहाज उस सिराज जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि राज्य में शांति स्थापित हो गई थी, सरकार की सत्ता दूर दूर तक फैल चुकी थी। लखनौती से लेकर देवल तक जो है सभी मलिकों एवं अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता और अधीनता जो है व्यक्त किया था रजिया के प्रति कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। प्रशासन के साथ अगर बात करें तो प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया महिला वस्त्र का त्याग कर दी थी और कुब्बा और कुल्लाह पहनकर दरबार में बैठती थी। क्या कुब्बा और कुल्लाह आता है?
ऑब्जेक्टिव है कुब्बा और कुल्लाह पहनकर दरबार में बैठती थी। कुब्बा का मतलब होता है कोट या इसको कहिए कुर्ता, एक प्रकार का कुब्बा होता है जो कि नीचे तक, पैर के नीचे तक, घुटने तक पहनते हैं। और कुल्लाह का मतलब होता है एक प्रकार का टोपी बोलिए या पगड़ी बोलिए, टोपी या पगड़ी। तो रजिया स्त्री का वस्त्र त्याग कर कुब्बा और कुल्लाह पहनकर दरबार में बैठती थी। ये वजीर जो था निजामुल मुल्क जुनैदी, तो निजामुल मुल्क जुनैदी जो है वो रजिया को सुल्तान बनने यानी कि रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया। और साथ में क्या किया कि रजिया के विरुद्ध जो अमीर थे उनका समर्थन भी किया। यानी कि निजामुल मुल्क जुनैदी नहीं चाहता था कि रजिया जो है शासक बने। देखिए तुर्क अमीरों ने उस पर नारी सुलभ शील का त्याग, नारी सुलभ शील, नारी सुलभ शील का त्याग, कि ये जो नारी का वस्त्र त्याग की थी, स्त्री का वस्त्र त्याग की थी, तो नारी सुलभ शील का त्याग और साथ में याकूत खान नामक अबिसिनियाई अमीर पर अत्यधिक, याकूत खान नाम था, याकूत खान नामक अबिसिनियाई अमीर पर अधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया। तुर्क अमीर लोग लगाया कि एक तो नारी सुलभ शील को त्याग की है और साथ में अबिसिनिया का एक अमीर है याकूत खान, उस पर काफी अधिक मेहरबान रहती है। देखिए बात क्या था कि रजिया जो है याकूत खान को जो है अमीर ए आखूर का पद दी थी। अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का पद दी थी। यानी कि अमीर ए आखूर का मतलब होता है अस्तबल का प्रमुख। तो अस्तबल का प्रमुख का पद किसको मिल गया? याकूत खान को नियुक्त किया। याकूत खान जो है वो रजिया का कृपा पात्र था। रजिया को घोड़े पर बैठाते समय अपने हाथों से सहारा देता था। इस कारण कुछ इतिहासकार पर याकूत खान के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाते हैं कि रजिया का जो है याकूत खान से प्रेम संबंध था, क्योंकि याकूत खान जो है बैठाते, घोड़े पर बैठाते वक्त सिर्फ याकूत खान ही क्यों देता है सहारा। देखिए और बात क्या था कि अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का जो पद है वो पद पहले केवल तुर्क अधिकारियों को ही मिलता था। और रजिया क्या की कि एक अबिसिनियाई अमीर याकूत खान को अमीर ए आखूर का पद दे दी। इसलिए भी जनता में क्या होगा, विद्रोह फैल गया। तुर्क सरदार ये क्या की रजिया कि तुर्क सरदारों की शक्ति को कम करने के लिए, ये तुर्क सरदार ही ना चालीसा का जो गठन हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में, तो उस चालीसा में तुर्क सरदार ही थे। तो रजिया क्या करती है कि तुर्क सरदारों की शक्ति को कम करने के लिए गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाती है कि हम गैर तुर्क सरदार को भी अच्छे अच्छे पद पर रखेंगे। देखिए दो सरदार जो रजिया के पहले कृपा पात्र थे और ये दो सरदार ही रजिया को जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे। वो दो सरदार का नाम है एतगीन और अल्तुनिया। एक तो यहां पर नाम है रखिएगा याकूत खान का। अब दो सरदार आगे जिनका नाम है, एक का नाम है एतगीन और दूसरे का नाम है अल्तुनिया। एतगीन और अल्तुनिया, एतगीन और एक है अल्तुनिया। एतगीन और अल्तुनिया ये दो सरदार पहले रजिया के कृपा पात्र थे, परंतु ये दो सरदार ही रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचने में माहिर है। कौन? एतगीन और अल्तुनिया। देखिए क्या बात है कि इसमें क्या है कि इसमें देखिए लाहौर का सूबेदार था कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज कहां का सरदार था? लाहौर का। कबीर खां अयाज जो है वो लाहौर का सरदार है। तो सबसे पहले जो षड्यंत्र रचा और सबसे पहले जो विद्रोह किया वो था कहां का सरदार? लाहौर का सरदार। इसका नाम था, सूबेदार था कबीर खां अयाज। लाहौर का सूबेदार, लाहौर का सूबेदार का नाम क्या है? कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज, देखिएगा नाम याद रखिएगा। एक आ गया कबीर खां अयाज, एतगीन और अल्तुनिया, और साथ में एक है याकूत खां जो कि अबिसिनियाई अमीर था। और उसके साथ इतिहासकारों ने
रजिया के साथ प्रेम संबंध भी बताया है। अब देखिए याकूत क्या है, कबीर खां अयाज लाहौर का सूबेदार है। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन है कि रजिया को दिल्ली की जनता का जो है समर्थन प्राप्त था, तो रजिया को दिल्ली पर आक्रमण करके जितना मुश्किल था। अगर रजिया को जितना है, रजिया से जितना है, यानी कि रजिया को पराजित करना है, तो राजधानी से दूर ही उसको पराजित किया जा सकता था। दिल्ली में रहकर उसको पराजित करना आसान नहीं था। अब क्या करता है कि सर्वप्रथम लाहौर का सूबेदार जो कबीर खां अयाज है, कबीर खां अयाज, तो सर्वप्रथम लाहौर का, ध्यान दीजिएगा रजिया का पतन शुरू कैसे हुआ है, तो सर्वप्रथम लाहौर का सूबेदार कबीर खां अयाज जो है वो विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह करता है तो रजिया ने शीघ्रता से इस विद्रोह का जो है दमन किया और कबीर खां अयाज पराजित होकर भाग गया। लेकिन रजिया उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए जाती है चिनाब नदी तक। चिनाब नदी तक पीछा करती है किसका? कबीर खां अयाज का। कौन पीछा कर रही है? रजिया। कहां का सूबेदार था? लाहौर का सूबेदार। पीछा करते हुए चिनाब नदी तक जाती है। चिनाब के उस पार मंगोलों का शासन था। अब कबीर खां अयाज जो है उस पार जाएगा तो मंगोल पकड़ेंगे, तो अंत में क्या करता है कबीर खां अयाज? आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद रजिया क्या करती है कि कबीर खां अयाज से लाहौर का सूबेदारी छीन लेती है और उसे मुल्तान का सूबेदारी प्रदान करती है। यानी कि लाहौर के सूबेदार हट गया, बन कहां का गया? मुल्तान का ये सूबेदार बन गया। पहला कंडीशन, पहला घटना घटा रजिया के विरुद्ध। रजिया के विरुद्ध पहला घटना घटा, पहला षड्यंत्र कबीर खां अयाज। देखिए इस विद्रोह का दमन कर चुकी है रजिया सफलतापूर्वक, और दमन करने के बाद कबीर खां अयाज आत्मसमर्पण किया, माफी मांगा। उसके बाद रजिया जो है लाहौर का सूबेदारी से छीनती है और उसके बाद उसे मुल्तान का सूबेदारी प्रदान करती है। इस विद्रोह के दमन के 10 दिन बाद एतगीन, देखिएगा एतगीन के इशारे पर भटिंडा यानी कि तवर हिंद का जो सूबेदार है अल्तुनिया, ये अल्तुनिया जो है भटिंडा का सूबेदार है। तवर हिंद यानी कि भटिंडा, भटिंडा को हम लोग तवर हिंद भी बोलते हैं, तवर हिंद। तो तवर हिंद भटिंडा का सुल्तान जो है, सूबेदार जो है अल्तुनिया, वो एतगीन के इशारे पर विद्रोह कर दिया। अब उस समय रमजान का टाइम है और रमजान की गर्मी के दिनों का परवाह न करके रजिया जो है तुरंत विद्रोह का दमन करने के लिए लाहौर से भटिंडा की ओर कूच करती है, तबर हिंद की ओर प्रस्थान करती है। देखिए इसमें क्या है कि राजधानी के कुछ अमीर लोग जो है वो अल्तुनिया का समर्थन कर रहे थे। एक तो इशारा कौन किया था? एतगीन। और राजधानी के कुछ तुर्क अमीर भी फूटे हुए थे रजिया से और वो समर्थन किसका कर रहे थे? अल्तुनिया का। अब भटिंडा की ओर कूच की है रजिया अल्तुनिया के विद्रोह को दमन करने के लिए, और कुछ तुर्क अमीर जो है अल्तुनिया से मिले हुए हैं। वो करते क्या है कि याकूत खां की हत्या कर देते हैं। याकूत खां, याकूत खां जो अमीर आखुर का पद प्रदान की थी, जिसको रजिया, जिसे प्रेम संबंध बताया लोग, तो याकूत खां का हत्या कर दिया गया। ठीक है बीच में। और अब जो है जब याकूत खां का हत्या हो गया तो अल्तुनिया जो है वो रजिया को पराजित करता है और उसे बंदी बना के भटिंडा किले में कैद कर देता है। दूसरा बात हुआ यहाँ पे कि अल्तुनिया जो है रजिया को पराजित करता है क्योंकि उसका प्रेमी याकूत खां मारा गया। हम भी प्रेमी बोल दिए, लेकिन ऐसा था नहीं। कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन याकूत खां की हत्या के बाद जो है रजिया को हराता है कौन? अल्तुनिया। और हराने के बाद उसको भटिंडा के किले में कैद करके रखता है। तथा तुर्क अमीर क्या करते हैं कि इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। रजिया के बाद कौन गद्दी बैठ गया? बहराम शाह। बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। अब देखिए, अब जब बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, फिरोज शाह, रजिया, उसके बाद बहराम शाह, जब बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया तो तुर्क अमीर सोचे कि शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, यानी कि बहराम शाह पे पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नया पद बनाया। इसका नाम है
नायब ए मुमलकत, एक नया पद बनाया गया। देखिए नायब ए मुमलकत, मुमलकत, एक नया पद बनाया गया। कौन सा पद? नायब ए मुमलकत। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि जब अल्तुनिया रजिया को पराजित कर भटिंडा किले में कैद कर लेता है, उसके बाद तुर्क अमीर लोग जो है बहराम शाह को अगला सुल्तान घोषित करते हैं। तो बहराम शाह पर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए ये तुर्क अमीर एक नया पद का सृजन करते हैं। उस पद का नाम है नायब ए मुमलकत। क्या नाम है? नायब ए मुमलकत। और इस पद पर सर्वप्रथम जो है एतगीन को बैठा दिया गया। किसको दिया गया पद? एतगीन को। ए पद दिया गया एतगीन को। अब देखिए यहां पर अल्तुनिया और एतगीन दोनों मिलके एक काम किया था और एक पद दे दिया गया एतगीन को। जाहिर सी बात है कि अल्तुनिया को अच्छा नहीं लगेगा। अल्तुनिया इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था। रजिया को सत्ता से हटाने के बाद अल्तुनिया ने जो भूमिका निभाई थी उसके अनुसार से कोई लाभ नहीं मिला। जो काम, जो वफादारी दिखा था अल्तुनिया और राजा बन गया बहराम शाह, तो अल्तुनिया को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अल्तुनिया असंतुष्ट था। किससे? क्योंकि जो नया पद बना तो अल्तुनिया चाहता था कि नायब ए मुमलकत का पद हमें मिले, परंतु वह पद मिल किसको गया? एतगीन को। तो अब यहां पर अल्तुनिया खुश नहीं है और रजिया जो है क्या करती है कि अल्तुनिया के इस असंतोष का लाभ उठाकर उसे अपना नजदीकी बढ़ाती है और नजदीकी बढ़ा के उससे विवाह कर लेती है ताकि वह पुनः जो है दिल्ली का गद्दी प्राप्त कर ले। रजिया एक बार फिर असफल प्रयास कर रही है दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। क्या कर ली कि अल्तुनिया से विवाह कर ली। अल्तुनिया को भी क्या लगता है कि अपने सम्मान और जो है उसका पद में वृद्धि होगा, इसलिए वो विवाह करता है और अल्तुनिया रजिया के साथ लेकर, अपनी सेना को साथ लेकर आगे बढ़ता है। बहराम शाह के हाथों जो है उसे पराजय मिलता है। किसको? अल्तुनिया को और रजिया को। बहराम शाह के हाथों अल्तुनिया और रजिया को पराजय मिलता है। अब जो है रजिया वापस भटिंडा लौटती है और लौटते वक्त क्या होता है कि मार्ग में एक जगह है कैथल। कहां जगह है? कैथल, हरियाणा के पास है। मार्ग में कैथल हरियाणा में क्या करता है कि अल्तुनिया और रजिया का सेना जो है वो उसका साथ छोड़ देता है। साथ छोड़ देने के बाद रजिया और अल्तुनिया जो है एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। उसी वक्त 13 अक्टूबर 1240 को 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डकैतों ने इसका हत्या कर दिया, यानी कि रजिया का वध कर दिया गया। रजिया का शासनकाल की अगर बात करें तो अत्यंत सीमित रहा, मात्र 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। रजिया का शासनकाल क्या है? 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन रजिया का रहा। देखिए कुछ इतिहासकार लोग जो है रजिया के असफलता का मुख्य कारण उसका स्त्री होना मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत नहीं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश इतिहासकार कहते हैं, मानते हैं कि रजिया के असफलता का प्रमुख कारण है उसका स्त्री होना, परंतु वर्तमान यानी कि आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार के अनुसार रजिया का पतन का मुख्य कारण जो है तुर्क अमीरों अर्थात चालीसा दल का महत्वाकांक्षी होना है। चालीसा दल जो है हावी हैं कि जो भी सुल्तान बने वो मेरे अंडर में रहे। तो आधुनिक इतिहासकार का मत है कि रजिया के असफलता का कारण जो है इसके पिता इल्तुतमिश द्वारा जो गठित चालीसा दल है उसके सरदारों का महत्वाकांक्षी होना ही जो है रजिया के असफलता का कारण है। तत्कालीन इतिहासकार इसामी, एक इतिहासकार उस समय के हैं इसामी, तत्कालीन इतिहासकार इसामी क्या बोलते हैं कि उस पर याकूत खां और रजिया के बीच जो है अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था, किंतु अन्य इतिहासकार इस तथ्य के समर्थक नहीं है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मिनहाज उस सिराज
मिनहाज उस सिराज ने दोनों के संबंध को निष्कलंक बताया है। यानी कि मिनहाज उस सिराज साफ शब्दों में कहते हैं कि रजिया का याकूत खां से किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध नहीं था, क्योंकि रजिया की राजनैतिक दूरदर्शिता और योग्यता से परिपूर्ण थी। रजिया के पास जो है, रजिया एक अग्रसोची शासिका थी, आगे की बात सोचने वाली शासिका थी, और उसका जो इस तरह का प्रवृत्ति था, उस प्रवृत्ति से यह साफ जाहिर होता है कि रजिया किसी के प्रेम संबंध में बंध कर रहना नहीं चाहती होगी। देखिए, विदेश नीति के संदर्भ में अगर बात करें तो उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था जब ख्वारिज्म के शासक हसन करलूग, क्या नाम है, ख्वारिज्म शासक हसन करलूग को जो है जब मंगोल लोग भगाया था, हसन करलूग, इसको हसन करलूग, ख्वारिज्म शासक हसन करलूग को जब मंगोल लोग जो है वहां से निकाल दिया, तब यह रजिया के पास सैनिक सहायता मांगने के लिए आया था। कौन? हसन करलूग, ख्वारिज्म शासक है। तो जब मांगने आया तो रजिया जो है इसका सम्मान किया, बहुत खातिरदारी की, चाय पानी पिलाई, लेकिन सैनिक सहायता देने के लिए इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में अगर रजिया की बात करें तो अपने पिता इल्तुतमिश की नीति को अपनाकर मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर ली, क्योंकि इसके पिता के टाइम भी घटना घटा था, है ना, मंगवर्णी आया था। तो यहां पर हसन करलूग आया है, हसन करलूग भी आया मंगोल के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए, तो यहां पर सहायता नहीं करती है, यानी कि अपने पिता इल्तुतमिश के गुण को अपनाती है। अगर बात करें रजिया के बारे में तो रजिया एक महान शासक, रजिया में एक महान शासक के सभी गुण थे, किंतु सारे गुण और उसकी योग्यता इसलिए फीका पड़ गया, इसलिए प्रभावहीन हो गया क्योंकि वह स्त्री थी। एक इतिहासकार हैं के.एम. निजामी लिखते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में रजिया सर्वश्रेष्ठ थी। इतना कुछ के बाद भी रजिया को के.एम. निजामी इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारियों में श्रेष्ठ बतलाया, और जाहिर सी बात है श्रेष्ठ थी भी। अगर अपना मत देने की बात किया जाए तो मत यही है कि रजिया सर्वगुण संपन्न थी, शासक का एक सब जितना भी गुण होता सब गुण उसमें था, बस वह स्त्री थी, इस कारण जो है वह असफल रही। तरह तरह का उस पर आरोप लगाया गया, जैसे याकूत खां के साथ प्रेम संबंध की बात किया गया, जो कि अनुचित है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बहराम शाह के बारे में। शमसी वंश का शासक बहराम शाह के बारे में बात करते हैं। देखिए, बहराम शाह जो है ये 1240 से लगाकर 1242 ईस्वी तक शासन करता है। कौन है? बहराम शाह। इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने उस वक्त गद्दी में बैठाया था। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उस वक्त दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था जब रजिया अल्तुनिया के अंडर में भटिंडा के किले में कैद थी। मरने के बाद गद्दी पर नहीं बैठा है। बहराम शाह रजिया के वध करने के बाद गद्दी पर नहीं बैठा है ना। अभी जस्ट पहले बात किए थे कि रजिया को जब अल्तुनिया, भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया जब अपने कब्जे में किए हुए था, तो उस समय दिल्ली के तुर्क अमीरों ने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। बहराम शाह 21 अप्रैल 1240 को लाल महल में उसका राज्याभिषेक किया गया। कब किया गया? 21 अप्रैल 1240 को दिल्ली के लाल महल में उसे सिंहासन पर बैठाया गया। देखिए, दिल्ली के विद्रोही तुर्क अमीर की ये दिली ख्वाहिश थी कि शासन की वास्तविक शक्ति चालीसा दल के किसी एक के हाथों में हो। चालीसा दल के जो सरदार हैं उनमें से किसी एक के हाथ में वास्तविक शक्ति हो। सुल्तान का शासन पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं हो। शासक पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए
विद्रोही तुर्क अमीरों ने एक नया पद का सृजन किया था, बात किए थे, का नाम क्या है, नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो विद्रोही तुर्क अमीरों ने एक नया पद बनाया, नायब ए मुमलकत, और इस पद पर सबसे पहले एथगीन को बैठा दिया। याद है ना, एथगीन को, इसलिए अल्तुनिया विवाह कर लिया था रजिया से, एथगीन को बैठा दिया, ठीक है। और एक वजीर का जो पद था, तो उस वजीर के पद पर महाजुद्दीन को बैठाया गया। किसको बैठाया, महाजुद्दीन को। महाजुद्दीन को वजीर का पद दिया गया, ये बन गया वजीर। कौन बना, महाजुद्दीन वजीर बना। नायाबे मुमलकत कौन बना, एथगीन बना। एथगीन क्या है, नायाबे मुमलकत। इस प्रकार अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत की जो वास्तविक शक्ति है वो उसके तीन दावेदार हैं। एक तो सुल्तान हो गया बहराम शाह, दूसरा नायब मुमलकत जो एथगीन है, और तीसरा वजीर महाजुद्दीन। ये तीनों के पास जो है शक्ति आ गया। देखिए एक इतिहासकार जो है मिनहाज उस सिराज जो इतिहासकार हैं, तो उनके अनुसार बहराम शाह में अनेक सराहनीय गुण था। ये बहराम शाह जो है, ये बहराम शाह में अनेक सराहनीय गुण था, किंतु साथ में वह बड़ा अत्याचारी और रक्तपात करने वाला शासक था। बड़ा अत्याचारी था और रक्तपात करने वाला शासक था। अत्याचारी बताया इसको, अत्याचारी था। कौन बता रहे हैं, मिनहाज उस सिराज के अनुसार। सुल्तान बनने के 2 माह पश्चात ही उसने यह सिद्ध कर दिया बहराम शाह ने कि दिल्ली के जो तुर्क सरदार हैं उसे पूर्णतः असहाय समझकर बड़ी भारी भूल कर दी। यानी कि दिल्ली के तुर्क अमीर ये भूल कर बैठे कि बहराम शाह जो है असहाय है और वे अयोग्य होगा और हमारे हाथों का कठपुतली बनकर रहेगा, और उस पर नायाबे मुमलकत और वजीर महाजुद्दीन ही काम करेंगे। ऐसा भूल हो गया अमीरों से। अब देखिए एथगीन क्या करता है। जैसे ही एथगीन को नायब मुमलकत का पद मिलता है, तो शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है, और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एथगीन क्या करता है कि इल्तुतमिश की एक विधवा पुत्री है, यानी कि बहराम शाह की बहन है, उसे जो है विवाह कर लेता है, और अपने दरवाजे पर एथगीन जो है नौबत और हाथी रखना शुरू करता है। नौबत और हाथी रखना शुरू कर दिया। कौन, एथगीन। देखिए जाहिर सी बात है कि उस समय यह अधिकार जो है केवल सुल्तान के पास था। सुल्तान के दरवाजे पर ही नौबत और हाथी रहेंगे, लेकिन नायब ए मुमलकत के पद पर आने के बाद एथगीन ने भी यह काम करना शुरू कर दिया। 2 गलती, पहला तो बहराम शाह की विधवा बहन से विवाह किया, दूसरा अपने दरवाजे पर नौबत और हाथी रखना शुरू कर दिया। अब देखिए एथगीन की बढ़ती हुई लोकप्रियता, तो एथगीन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहराम शाह जो है इतना असंतुष्ट हो गया कि 2 माह के अंदर ही एथगीन का काम तमाम कर दिया। एथगीन का जो है हत्या करा दिया गया। किसके इशारे पर, बहराम शाह के इशारे पर। जैसे ही एथगीन मरता है, तो एथगीन के मृत्यु के बाद बहराम शाह क्या करता है, नायब ए मुमलकत का सभी अधिकार अपने पास रख लेता है, और बदरुद्दीन सुंकर रूमी, ध्यान दीजिएगा, बदरुद्दीन सुंकर रूमी ये क्या करता है कि नायब ए मुमलकत का सारा अधिकार अपने पास लेता है, और बदरुद्दीन सुंकर रूमी को अपना अमीर ए हाजिब नियुक्त करता है। क्या बनाता है, अमीर ए हाजिब नियुक्त करता है। क्योंकि कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि नायब ए मुमलकत पहले एथगीन था, एथगीन के मरने के बाद जो है बदरुद्दीन सुंकर रूमी को नायब ए मुमलकत का पद दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एथगीन के मरने के बाद बहराम शाह नायब ए मुमलकत का सारा अधिकार अपने पास रखता है, और बदरुद्दीन सुंकर रूमी को अमीर ए हाजिब, बदरुद्दीन सुंकर रूमी को
बहराम शाह क्या करता है, अमीर हाजिब का पद प्रदान करता है। लेकिन देखिए कुछ दिन के बाद क्या है, घटना है कि कुछ दिन के बाद बदरुद्दीन सुंकर रूमी क्या करता है कि बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचता है। बहराम शाह को ही गद्दी से पदच्युत करना चाहता है, लेकिन जो वजीर है महाजुब्दीन, ये महाजुब्दीन वजीर जो है सुल्तान बहराम शाह को इस षड्यंत्र का बात जाकर बताता है। षड्यंत्र कौन कर रहा है, बदरुद्दीन सुंकर रूमी, जो नायाब मुमलकत नहीं है, अमीर हाजिब है, और यह षड्यंत्र कर रहा है बहराम शाह के विरुद्ध। इस षड्यंत्र की बात का पता चलता है वजीर महाजुब्दीन को, और महाजुब्दीन जो है इस बात का जानकारी देता है बहराम शाह को। जैसे ही सुल्तान बहराम शाह को इस बात की जानकारी मिलता है तो बहराम शाह क्या करता है कि बदरुद्दीन सुंकर रूमी को अमीर हाजिब का पद छीन लेता है और उसे बदायूं का गवर्नर बनाता है। देखिए यहां पर चाहिए था बहराम शाह को कि इसका हत्या करवा दे, लेकिन यहां पर इसको बदायूं का क्या बना दिया, बदायूं का गवर्नर बना दिया। अमीर हाजिब का पद छीनकर बदायूं का गवर्नर बना दिया। लेकिन 4 माह के बाद पुनः लौटता है बदरुद्दीन सुंकर रूमी दिल्ली पे, सोचता है कि फिर जाकर हमला करेंगे बहराम शाह के ऊपर। लेकिन इस बार जब लौटा तो उसे कैद कर कारागार में डाल दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो बदरुद्दीन सुंकर रूमी का भी काम तमाम हो गया। ठीक है, अब देखिए बदरुद्दीन सुंकर रूमी की हत्या से तुर्क अमीर जो है सहम गए, डर गए, और उस समय जो वजीर महाजुब्दीन है ये बहराम शाह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया कि अब हम जो है बहराम, देखिए ये भी क्या कर रहा है, सब लोग को एक कर घटा रहा है। एतगीन मरा, अल्तुनिया मरा, याकूत खां मरा, बदरुद्दीन सुंकर रूमी मर गया। अब ये चक्कर में है महाजुब्दीन कि हम क्यों ना बादशाह बने, तो इस सही समय का इंतजार कर रहा है और यह निर्णय ले चुका है कि हम जो है बहराम शाह को गद्दी से हटाकर रहेंगे। कौन, महाजुब्दीन। देखिए उस समय ही मंगोलों का आक्रमण होता है, मंगोल का आक्रमण हुआ भारत पे। देखिए यहां पर मंगोल आक्रमण की बात करते हैं। मंगोल आक्रमण हुआ है बहराम शाह के समय में। बहराम शाह के शासन काल के समय जो है 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ है। देखिए मंगोल आक्रमणकारी जो नाम था उसका नाम था तायर। तायर के नेतृत्व में, तायर के नेतृत्व में 1241 में भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ। देखिए मंगोलों का जो पहला निशाना था वो मुल्तान था कि हम पहले मुल्तान पर कब्जा करेंगे। लेकिन उस समय मुल्तान का जो सूबेदार है, मुल्तान का, याद कीजिए, मुल्तान का सूबेदार कबीर खां अयाज, मुल्तान का सूबेदार है कबीर खां अयाज, कबीर खां अयाज। वही कबीर खां अयाज जिसको रजिया लाहौर का सूबेदारी छीनकर मुल्तान का सूबेदारी प्रदान की थी। तो मुल्तान का सूबेदार है कबीर खां अयाज। तो कबीर खां अयाज के विरोध करने पर जो है मुगल यहां पर सफलता प्राप्त नहीं की, और मुगल क्या जो है मुल्तान पर बिना अधिकार किए लाहौर की ओर आगे बढ़ गए। याद कीजिए लाहौर का पहले सूबेदार था कबीर खां अयाज, मुल्तान को मंगोलों के हाथ नहीं आने दिया, तब मंगोल वहां के बाद कहां बढ़े, लाहौर की ओर बढ़े, लाहौर की ओर बढ़े, और बिना किसी विरोध के जो है दिसंबर 1241 में, दिसंबर 1241 में मंगोलों का लाहौर पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। देखिए इल्तुतमिश के टाइम में मंगोल भारत में नहीं घुस पाए थे, लेकिन बहराम शाह के समय में लाहौर पर मंगोलों का तायर के नेतृत्व में दिसंबर 1241 में अधिकार हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कबीर खां अयाज के बारे में बता चुके कि रजिया के टाइम में इसको लाहौर का सूबेदारी छीन लिया गया था और मुल्तान का सूबेदारी दिया गया था, और यहां पर अपने शासक यानी अपने सुल्तान के सामने जो है सही नीति अपनाया और मुल्तान को बचा लिया है। अब देखिए कि बादशाह जो है बहराम शाह जब लाहौर पर मुगल लोग अधिकार कर लिए, तो बहराम शाह अपना जो उसका वजीर था महाजुब्दीन, तो महाजुब्दीन के साथ अन्य अमीरों को मंगोल से युद्ध करने के लिए भेज दिया। इसी ताक में था महाजुब्दीन। महाजुब्दीन इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अब महाजुब्दीन क्या करता है कि तुर्क अमीरों को जो है
उस्काता है। वो कहता है कि एक बार की बात है महजूबुद्दीन तुर्क अमीरों को कि बहराम शाह जो है हमें बाकी तुर्क सरदारों की हत्या करने की योजना बनाया था। तो तुर्क अमीर जो है बहराम शाह से ईर्ष्या करना शुरू कर दिए और भड़क गए, और भड़कने के बाद जो है वो आके बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और 13 मई 1242 को उसका वध कर दिया गया। बहराम शाह को 13 मई 1242 को बहराम शाह का वध कर दिया गया। 1242 को वध कर दिया गया। यानी इसमें खलनायक काम कौन किया है? वो जो वजीर है महजूबुद्दीन, वो किया। अब देखिए, बादशाह को जब बंदी बनाया गया था तो बंदी बनाने के बाद किसलू खां, ध्यान दीजिएगा, एक और व्यक्ति आए, किसलू खां। किसलू खां, एक किसलू खां पहला सरदार था जो दिल्ली में घुसा और दिल्ली में प्रवेश करने का सीधे महल में गया, और महल पर कब्जा कर लेने के बाद ये जो किसलू खां है वो अपने आप को सुल्तान बनाने का प्रयत्न किया कि जो है दिल्ली का गद्दी अब हम बैठेंगे, सुल्तान जो है अब हम बनेंगे। लेकिन बाकी के जो तुर्क सरदार हैं वे तुर्क सरदार इससे सहमत नहीं हुए, किसलू खां से सहमत नहीं। कहां से नया आ गया, महजूबुद्दीन चाह रहा था कि हम बैठे, एक किसलू खां आ गया, तो सहमत नहीं हुए। और तुर्क सरदार जो है इल्तुतमिश के पौत्र यानी कि फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला बादशाह घोषित कर दिए। इस प्रकार अलाउद्दीन मसूद शाह जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। तो आज इतना देखे 3 शासकों के बारे में, आगे बात करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, पर टाइम लग रहा है, एक एक वंश में इतना टाइम लग रहा है। आप लोग इसको ध्यान देकर ढंग से पढ़े और हो सके तो इस वीडियो के सहारे नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि बाद में आपको काम दे। क्या, थैंक यू, धन्यवाद।